अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 शार्प लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मज़ीद पिछले 5 लेक्चर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं। तो करते हैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम जो है 5 चीज़ें कवर करेंगे। डिटेल DFD डायग्राम, डेटाबेस डिज़ाइन फेज, डाटा मॉडल, टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स, टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। ये जो DFD डायग्राम है हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। डाटा फ्लो डायग्राम्स के मुतालिक हमने पढ़ लिए थे, इसके जो भी सिंबल वगैरह थे, इसका जो मकसद था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन फेज से आगे, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाटा डिक्शनरी। डेटाबेस दैट कंटेन डाटा अबाउट ऑल द डेटाबेस इन डेटाबेस सिस्टम। वो कह रहे हैं कि डाटा डिक्शनरी एक ऐसी डेटाबेस होती है जिसमें तमाम डेटाबेस का जो डाटा पड़ा होता है। एक ऐसी डेटाबेस जिसमें बाकी तमाम डेटाबेस का डाटा जो मौजूद हो, वो डाटा डिक्शनरी होती है। डाटा डिक्शनरी स्टोर ऑल द वेरियस स्कीमा एंड फाइल स्पेसिफिकेशन एंड देयर लोकेशन। डाटा डिक्शनरी में जो होता है तमाम हमारी जो फाइल होती हैं उनकी लोकेशन पड़ी होती हैं, यानी कि उनके एड्रेस मौजूद होते हैं जो भी डाटाबेस में फाइल्स होती हैं। और उन फाइल की जो स्पेसिफिकेशन मतलब मकसद होते हैं। आपकी कोई फाइल है, उसका कोई मकसद है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की फाइल है तो उसका कोई मकसद है, टीचर की फाइल है तो उसका कोई मकसद है। तो ये सारे मकसद जो हैं वो डिक्शनरी में बताए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज की हर लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है तो उसमें भी हर वर्ड का जो मीनिंग है, मकसद है, बयान किया होता है। इसी तरह यहाँ पे डाटाबेस की डिक्शनरी में भी तमाम मकसद जो हैं वो बयान किए गए होते हैं और उनके एड्रेस प्रोवाइड किए गए होते हैं तमाम फाइल्स के। आगे है दे आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट विच प्रोग्राम यूज विच डाटा। इसमें वो कह रहे हैं मजीद ये इंफॉर्मेशन भी होती है कौन से प्रोग्राम जो हैं कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं और कौन से यूज़र को कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर हैं या फिर कौन सा यूज़र किन रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी में पड़ी होती है। आगे देखें टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी। इसमें दो तरह की टाइप्स हैं, इंटीग्रेटेड है और दूसरी है फ्री स्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रेटेड को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो होती है ना इंटीग्रेटेड, इसमें होता है क्रिएटेड बाय द DBMS फॉर इट्स यूज अंडर द डायरेक्शन एंड रिक्वायरमेंट प्रोवाइड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसको जो है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको क्रिएट करता है। इसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट या फिर डायरेक्शन ऐड की जाती हैं जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट टाइप जो है डाटा डिक्शनरी की इंटीग्रेटेड है, इसको जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जो है इसको क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको क्रिएट करता है। इसमें जो है रिक्वायरमेंट जो भी इसने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रोवाइड की होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। एज द DBMS नीड टू टॉक विद द 3 लेवल आर्किटेक्चर। वो कह रहे हैं कि 3 लेवल आर्किटेक्चर से बात करने के लिए, बातचीत यानी कम्युनिकेट करने के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। और उनकी जो 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमने डाटाबेस स्कीमा पढ़ा था, उन तमाम स्कीमाज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैपिंग हुई होती है इन 3 लेवल्स के दरमियान, या फिर जो डिज़ाइन होता है डाटाबेस का उसकी इंफॉर्मेशन, या फिर डाटाबेस स्कीमा की इंफॉर्मेशन, ये तीनों तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती हैं, ये डाटा बेस डिक्शनरी की लाइन पर बड़ी होती हैं। फिर क्या होता है, द डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज द डाटा डिक्शनरी टू असेस द डाटाबेस एट ईच लायर ऑन मॉडल। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए किसको यूज़ करता है, डाटा डिक्शनरी को। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी की फर्स्ट टाइप इंटीग्रेटेड पे पड़ी होती हैं। तो अब पढ़ते हैं दूसरी टाइप। फ्री स्टैंडिंग टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी इज फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी क्रिएट बाय द एनी केस टूल एंड देन अटैच टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप कोई भी केस टूल बनाते हैं और उसको जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अटैच कर देते हैं, तो वो केस टूल क्या होता है, फ्री स्टैंडिंग डिक्शनरी होती है जो कि
फ्री में हेल्प कर रही होती है डेटाबेस डिज़ाइन को समझने में, यूज़ करने में, यूज़र को उसकी हेल्प मिल रही होती है। तो आपने देखा होगा, आप कई दफ़ा प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको केस टूल मिलते हैं, आप लोगों को हेल्प मिल रही होती है कि यहाँ पर आपने ये चीज़ इस तरह से यूज़ करनी है, यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से यूज़ करनी है। ये तमाम होती है फ्री स्टैंडिंग डिक्शनरी, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी के। तो इसमें a number of case tools are available for this purpose and help user design the database and the database application। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है कि केस बनाए जाते हैं जिसमें जो है यूज़र को हेल्प मिलती है डेटाबेस को डिज़ाइन करने में, डेटाबेस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में। तो ये सारे फ्री स्टैंडिंग टूल्स में होती है। ठीक है, आगे देखें। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज अ टूल अवेलेबल इन द डाटा डिक्शनरी एंड हेल्प अस इन फाइंडिंग एंटिटीज ऑफ द डेटाबेस एंड देयर एसोसिएशन। तो जो हमारा क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स होता है, ये हमें हेल्प करता है एंटिटीज को फाइंड करने में, और उनकी जो एसोसिएशन होती हैं, एसोसिएशन मतलब एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स होती हैं या फिर एंटिटीज के जो सब रिलेशंस होते हैं, सब एट्रीब्यूट्स होती हैं, तो उन तमाम को फाइंड करने के लिए क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स यूज किया जाता है। CRM ये स्टैंड फॉर होता है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स इज डिवॉल्व एट द डिज़ाइन स्टेज ऑफ डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तभी जो है इसको डिवॉल्व किया जाता है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। सो वी कैन से दैट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अ यूज़र व्यू, जब हम यूज़र व्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ द सर्टेन यूज़र वी आइडेंटिफाई द मटीरियल रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। हमें जो है जो यूज़र को चाहिए होता है ना मटेरियल, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे इसका हमारे पास एमसीक्यूज भी आया था। एमसीक्यूज कुछ इस तरह था। इन द क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स ऑन द वाई एक्सिस वो स्पेसिफाई द एक्सेसिबल कंपोनेंट था। इसका आंसर कंपोनेंट रखते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं वो नीचे देख लेते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस वो स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स रखते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर हम कंपोनेंट्स को रखते हैं। तो फिर हमारा क्या बनता है? क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बन जाता है। उसको ज़रा मैं गूगल भी कर लेता हूँ, अगर आप लोगों की हेल्प के लिए वहाँ से कुछ मज़ीद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो आप लोगों को पढ़ा दूंगा। द टेस्ट रिक्वायरमेंट क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स हो ईच रिक्वायरमेंट इज लिस्टेड विद इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो सिंपल वही बात है जो हमने ओवर पढ़ ली है, वही चीज़ इसमें भी डिफाइन की हुई है, इस डेफिनेशन में भी। तो मज़ीद हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड ये है क्रॉस मैट्रिक रेफरेंस का टेबल है। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक का टेबल है, इसमें यहाँ टिक लगा होता है, इसका मतलब है कि चीज़ वायबल है। यहाँ पे टिक नहीं है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हमें वायबल नहीं है। तो इस तरह से ये क्रॉस रेफरेंस टेबल बनाया जाता है। एक तरफ जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखी जाती हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लिख दिए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आउटकम ऑफ द एनालिसिस फेज। इसको भी पढ़ लेते हैं। इन द प्रीलिमिनरी स्टडी डिजाइनर collect information about the existing system from the user of the system. For this purpose they may interview different user or concerned person, or they may distribute questionnaires among different user and ask them to fill them in a letter। तो इसको सिंपली मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये अलग से डेफिनेशन लिखी हुई है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखें इसमें क्या होता है। आपके प्रोजेक्ट के तजिया के मरहले के नतीजे में 3 अहम डिलीवरीज एबल्स होंगे। कारोबारी ज़रूरियात की रिपोर्ट, जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीलिमिनरी स्टडी। एक तस्वीरी निज़ाम डिज़ाइन प्लान, मतलब डाटाबेस का डिज़ाइन। और पूरे अमल के लिए आला सतह हिकमत अमली की दस्तावेज, यानी कि लॉजिकल डिज़ाइन। तो इसमें भी वही बात हो रही है। प्रीलिमिनरी स्टडी में क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आप यूज़र के पास जाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मतलब उनसे कंसल्ट करते हैं कि आप लोगों को डेटाबेस में कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए। उनके दरमियान जो है वो आप क्या करते हैं, क्वेश्चनीज डिफरेंट यूज़र के दरमियान करते हैं, मतलब आप व्यू हासिल करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरे मरहले पे हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डेटाबेस को कंसेप्चुअल डिज़ाइन तैयार करते हैं अपने माइंड में, फिर उस कंसेप्चुअल माइंड को हम फुलफिल करके क्या करते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट ओके हो जाती हैं और हम इस चीज़ पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि हमने वाकई ही कोई डेटाबेस बनानी है,
तो फिर हम उसको लॉजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन के बाद हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अपने फिजिकल डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये सारी सीन उसमें था, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेटाबेस डिज़ाइन फेज। इसमें क्या होता है, डेटाबेस डिज़ाइन फेज फॉलो द एनालिसिस फेज। वो चीज़ बता रहा है कि डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है वो भी किसको फॉलो कर रहा होता है, एनालिसिस फेज को, जो ऊपर हमने पढ़ के आए हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिज़ाइन बनाना, फिर उस डिज़ाइन को फिजिकल शक्ल दे देना। Before starting the discussion on the design activity, it will be wise if we clearly understand some basic concepts that are frequently used in this phase. तो इसमें दो जो हैं वो कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पहला है डेटाबेस डिज़ाइन यानी कि डेटाबेस मॉडल, और दूसरा है डेटाबेस मॉडलिंग। These terms can be used interchangeably for the logical structure of the database. इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है डेटाबेस डिज़ाइन जो है या फिर डेटाबेस मॉडल जो है ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेटाबेस का। ठीक है, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो चेंजेबल हो, जो अभी आपने फिक्स ना किया हो, यानी कि इंटरचेंजेबल फॉर द लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अभी तब्दीली की जा सकती हो, ये होती है डेटाबेस मॉडल यानी database design. The database design model store the structure of the data and links relationship between data and should be stored on meet the user requirement. इसमें क्या होता है, डाटा के लिंक्स जो हैं उनके रिलेशनशिप, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है उनको मिलाया जाता है, या फिर उनके जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती हैं उनके साथ उनको स्टोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के साथ उनकी जो डाटा है वो स्टोर होगा, टीचर की रिक्वायरमेंट के साथ टीचर का डाटा स्टोर होगा। तो इस तरह से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका जो रिलेशनशिप है डाटा के साथ बनाना, वो इसी मरहले में होता है, डाटाबेस मॉडल में होता है। तो इसको ज़रा मैं गूगल भी करता हूँ अगर मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मॉडल। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो भी किसी भी कंपनी का जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो डेटाबेस मॉडल के रिलेटेड ही बनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ठीक है, द डिज़ाइनर डिटरमाइन व्हाट डाटा मस्ट बी स्टोर्ड एंड हाउ द डाटा एलिमेंट इंटररेट। डाटा डिज़ाइन इन्वॉल्व क्लासिफाइंग डाटा एंड आइडेंटिफाई इंटर रिलेशनशिप। इसमें जो है डिज़ाइनर चेक करता है कि किस तरह से डाटा स्टोर होना है और किन एलिमेंट्स के साथ डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। ये इसकी कुछ छोटी सी एक एग्जांपल है, पिक्चर को आप लोग देख लें, ये एंटिटीज़ लिखी हुई हैं, फिर इसके साथ इसकी आपकी असाइनमेंट भी आई थी एक, आई थिंक। हम इसको पेंट पे ले जाते हैं, वहाँ अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें ये देखें, ये वाला जो होता है ना, ये हमारी होती हैं इंटिटीज, और ये एट्रीब्यूट्स होती हैं इनकी। ठीक है, इस तरह से, और ये आपस में इनके रिलेशन बनाए जाते हैं। ये सारा तलक जो है डाटा मॉडलिंग में होता है, ये रिलेशन बनाए जा रहे हैं इनके, और ये इंटिटीज हैं, और फिर जो ये लिखी हुई हैं दायरे में, ये इनकी हैं, क्या कहते हैं इसको, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरह से जो है डाटा मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। आगे है डेटाबेस मॉडलिंग, ऊपर वाला टॉपिक ही है जे, इसको फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडलिंग। वो कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम लॉजिकल स्ट्रक्चर डाटाबेस का बनाते हैं उसको कहते हैं कि ये हम डेटाबेस मॉडलिंग कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज डिजाइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइड अस द बेसिस फॉर रनिंग आवर डेटाबेस सिस्टम। वो कह रहा है कि डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी डेटाबेस सिस्टम को चलाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसलिए ये डेटाबेस मॉडलिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके लिए। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे, आप अगर अच्छी मॉडलिंग करेंगे, तो आपकी जो डाटाबेस है वो अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है, इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपके पास डाटा इस फॉर्म में मौजूद है कि आपके कंसेप्ट में है, जस्ट आपको नहीं पता कौन सा डाटा किधर आना है, तो ये सारा डाटा कौन सा होगा, ये आपका कंसेप्चुअल डाटा होगा। लेकिन अगर आप इसी डाटे को एक फॉर्म देते हैं कि पहले ये डाटा आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में हमारा ये वाला डाटा आना चाहिए, तो ये एक लॉजिकल डाटा हो गया। यानी इसमें एक लॉजिक आपने क्रिएट कर दी कि ये डाटा इस तरह से होगा तो सही है। आप कंफर्म कर लेते हैं कि ये बेटर है इससे। ठीक है,
ये आप लॉजिक यूज करके बनाते हैं और ये अनलॉजिकल डाटा था, आपका इंटरचेंजेबल था, इसको डाटा को आप चेंज कर सकते थे क्योंकि ये कंसेप्ट था ना, कंसेप्ट आप चेंज कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, लेकिन लॉजिकल डाटा में आप लॉजिक लगा के डाटा को बना लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो ये होता है आपका लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने अच्छे से ये चीज़ यहाँ पे पुट की है, वाकई इसकी यहाँ पे ज़रूरत थी, तो फिर आपका प्रोग्राम अच्छा चलेगा। अगर इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर थी और इस वाली चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर थी, तो फिर आपकी डेटाबेस का प्रोग्राम अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए आपको वो कह रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप डेटाबेस की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो आगे इसको देखते हैं, इफ द डेटाबेस इज नॉट डिजाइन प्रॉपरली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी डन प्रॉपरली। अगर आपकी डेटाबेस का जो मॉडलिंग है या फिर डिज़ाइन मुकम्मल तरीके से तैयार नहीं हुआ, तो फिर आप एक मुकम्मल डेटाबेस या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर डेटाबेस सिस्टम नहीं बना सकते। तो इसके लिए बेसिकली ज़रूरी है कि आपको जो है डेटाबेस मॉडलिंग स्किल आनी चाहिए, डेटाबेस डिज़ाइन बनाना आना चाहिए, फिर ही आप जाके जो है डेटाबेस अच्छी क्रिएट कर पाएंगे। आगे है डाटा मॉडल, इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। डाटा मॉडल इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज टू क्रिएटिंग अ डाटाबेस। वो कह रहे हैं कि डाटा मॉडल एक सेट ऑफ कलेक्शन होता है कंस्ट्रक्ट मतलब तमीर करने के लिए, यानी कि जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी आपको डाटाबेस बनाने में ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ अ डाटाबेस मॉडल। तो डाटा मॉडल के कुछ कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स है। और स्ट्रक्चर में देखें, व्हाट स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू स्टोर अ डाटा इन आइडेंटिफाई बाय द स्ट्रक्चर प्रोवाइड बाय द डाटा मॉडल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम इसमें बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डाटा मॉडल में यूज़ होगा या डाटाबेस बनाने में आप लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस मरहले में हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, किसी भी चीज़ का नक्शा। जैसे है आप कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं, तो ये होता है स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बनाने के लिए आप नक्शा कहते हैं कि ये नक्शा इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो नक्शे का जो पार्ट है ये इसके रिलेटेड है, स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ लोगों का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए ये चीज़, यहाँ पे होनी चाहिए ये चीज़ यहाँ पे। नक्शा हर बंदे का अलग हो सकता है। डाटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो हर बंदा अपनी कंपनी यानी कि अपने अदारे के हिसाब से अलग बनाता है। आगे है मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। आ डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यूज फॉर एडिंग। एडिंग मीन होता है नया डाटा इंसर्ट करना, डिलीटिंग आपका मौजूद डाटा डिलीट करना, एंड मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग मतलब होता है अपडेटिंग करना डाटा में। ठीक है, आपकी डाटाबेस में डाटा मौजूद है, आप उसको अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। इन तमाम कामों के लिए आपके पास जो लैंग्वेज यूज होती है उसको कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ज़्यादातर जो है एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन तमाम कामों के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल इज़ अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें यही होता है, फॉर यूजिंग अ सर्टेन मॉडल सर्टेन डाटा मैनिपुलेशन आर परफॉर्म यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। आप किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिलीटिंग, इंसर्टिंग या फिर मॉडिफाइंग कर सकते हैं। मॉडिफाइंग मतलब अपडेट करना अपने डाटे को। तो वो जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे वो स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या कहलाएगी। दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एसक्यूएल यूज हो रही है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि ये एक डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। नीचे भी इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है, वही सेटअप है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो इसके लिए एसक्यूएल को यूज किया जाता है। तो एसक्यूएल एक क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इसको हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर द सेट ऑफ रूल। ये रूल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको किस लिए यूज किया जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर दैट द डाटा इन सर्टन अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे
द डाटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। वो कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में ये होता है कि आपका डाटा जिस वे में यानी कि होना चाहिए उसी वे में उसको डिलीट, ऐड और मॉडिफाई किया जाता है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी डाटा की इंटीग्रिटी पे। तो इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इसी पिक्चर को ओपन करके समझा देता हूँ कि किस तरह से आपकी जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाना होता है इसलिए। तो ये होती है डाटा इंटीग्रिटी। इसमें देखें अगर कोई चीज़ पहले आनी है तो वो पहले ही आएगी, जैसा कि ये डोमेन कांस्टेंट है, ये पहले आया एंट्री इंटीग्रिटी, फिर क्या आया रेफरेंशियल, फिर आया की कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि डाटा इंटीग्रिटी आपकी जो है अगर ये चीज़ आपकी यहाँ पर मौजूद होती तो आपका डाटा जो इंटीग्रिटी है वो इफेक्ट हो जाना था। वो कह रहा है कि ये इसी चीज़ की सिक्योरिटी फराहम करते हैं कि आपकी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर वो होगी, और यहाँ से वो डिलीट होगी तो वहाँ पर वही चीज़ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये डिलीट होता है, ये वाला पोर्शन डिलीट होता है, तो यहाँ पर ये पोर्शन आ जाएगा और इसकी जगह पर ये आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाए। तो ये सारा होता है इसके थ्रू, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के थ्रू। आगे लास्ट में उसने कुछ चीज़ें बताई हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, जनरली दीज कंपोनेंट आर नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड इन डाटा मॉडल। आजकल डाटा मॉडल्स में ये जो कंपोनेंट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यूज हो रहे। दे मे बी वायबल इन सम ऑफ द मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट। जो मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें हो सकता है कि ये जो है वो यूज़ हों, लेकिन जो है ट्रेडिशनल मतलब रवायती डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या जनरल मॉडल जो आमतौर पर मॉडल यूज़ किए जाते हैं इनमें ये तीनों ही इस्तेमाल नहीं होते। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल की सिग्निफिकेंस है यहाँ पर बता रहे हैं वो। डाटा मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल because it is the something which is used for designing the database or database management system, and now database management system can exist independent of data model। तो डाटा मॉडल की अहमियत यहाँ पे बयान की गई है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि डाटा मॉडल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम डाटा की मॉडलिंग नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी डाटाबेस मैनेज सिस्टम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका डिज़ाइन एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हम डाटा मॉडल के जो तीनों ये यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी एक प्रॉपर डाटाबेस ना बने। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करेंगे अच्छा, या फिर हम मैनिपुलेशन लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं करेंगे, या फिर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं करेंगे, तो मतलब हमारा जो है फिर एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन डाटाबेस की, या फिर डाटाबेस हम अच्छी नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसकी अहमियत है डाटा मॉडल की कि इन तीनों चीज़ों को यूज़ करना जो है वो ज़रूरी होता है डाटाबेस के लिए। तो आगे हम पढ़ते हैं डाटा टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। अब टाइप्स की बात हो रही है। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, ऊपर हमने इसके डाटा मॉडल के कुछ कंपोनेंट पढ़े हैं। तो फर्क रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइंड डाटा मॉडल कंपोनेंट्स, जब कंपोनेंट्स की बात हो तो आपने ये तीन कंपोनेंट्स बयान करने हैं। जब आपकी ये बात हो कि डाटा टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल बयान करें तो ये दो तीन टाइप्स हैं इसकी। सॉरी, दो तीन नहीं है, ज़्यादा हैं। तीन ये हैं, तीन ऊपर हैं, टोटल 6 टाइप्स हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनको वन बाय वन। ईआरसी डाटा मॉडल, इसमें देखें क्या होता है। ईआर डाटा मॉडल मतलब इंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। इसके रिलेटेड हमारी एक असाइनमेंट भी आ चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि इंटिटीज़ को मिलाया जाता है उनके रिलेशनशिप से, उनके एट्रीब्यूट से। तो इसके एग्जांपल आप लोग ये देख लें कि इस तरह से कुछ इंटिटीज़ होती हैं और उनके रिलेशन के थ्रू उनकी एट्रीब्यूट से उनको मिलाया जाता है। अब ये देखें जितनी भी इंटिटीज़ हैं उनके आपस में रिलेशन है, हैज़ रिलेशन है, फिर इस टाइप रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है। हमने जो असाइनमेंट बनाई थी उसमें व्यू के रिलेशनशिप थे। तो इस तरह से जो इंटिटी है उनको आपस में रिलेशनशिप के साथ मिलाया जाता है। इंटिटी रिलेशनशिप ईआर डायग्राम यानी कि। आगे है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। इसमें क्या होता है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे तो डिटेल नहीं बयान की गई, अगले लेक्चर में हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों को थोड़ा बयान कर दूँ इसकी डिटेल। तो फ्रेंड देखें, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल डाटा एंड देयर रिलेशनशिप आर कंटेन इन अ सिंगल स्ट्रक्चर।
यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रक्चर में ही उनके जो हमारा डाटा होता है या फिर उसके साथ जो रिलेशंस होते हैं उनको डिफाइन कर दिया जाता है। ये इसकी एक एग्जांपल है, इसको देख लें ज़रा। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो है आपके डाटे के रिलेटेड तमाम जो मौजूद होंगी ना, आपकी क्या कहते हैं इसको, रिलेशनशिप, उनको डिफाइन किया जाता है। ये मेरा डाटा है तो इसके मतलब जितने भी यानी कि मेरे पास मौजूद थे उन सबको जो है इसके साथ रिलेशन को डिफाइन कर दिया गया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है। सॉरी, डाटा मॉडल कह दिया, हाँ डाटा मॉडल ही है, हमने डाटा मॉडल पढ़ रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी होती है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल भी होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इसमें जो है एक स्ट्रक्चर में तमाम जो है आपके डाटे की रिलेशनशिप हैं उनको बयान कर दिया जाता है, ठीक है। अगला देखें, हमारा है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। इसमें क्या होता है इसको भी ज़रा देख लेते हैं। व्हेन द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन सम फिक्स फॉर्मेट, जब भी आप किसी डेटाबेस को फिक्स फॉर्मेट में डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ से दे देता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसको ज़रा समझे। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से समझ लें। यहाँ पर फिक्स बेस्ड डाटा मॉडल मतलब ये होता है कि चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं, सही है। अब ये फिक्स है कि स्टोरी होगी, फिर एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी मतलब कोई भी स्टोरी हो सकती है। यहाँ पर आपका काम हो रहा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स की स्टोरी है, आपकी शॉप है, शॉप होगी तो वहाँ पे मैनेजर होगा और कस्टमर भी होंगे। फिर क्या होगा, सेलमैन भी आपने रखे होंगे। उसके बाद जो है एटम्स भी मौजूद होंगे स्टोरी में और फिर ऑर्डर भी आएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता स्टोरी नहीं है, स्टोरी को उठा के हम अगर एंड पे ले आए तो ऐसा हो सकता है, नहीं। ये एक फिक्स चीज़ है कि स्टोरी जो है वो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि स्टोरी होगी तभी कस्टमर, मैनेजर और सेलमैन की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ों की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब हमारे पास एक स्टोरी होगी, यानी कि जिसके में हमने एक शॉप होगी हमारे पास, या हमारे पास एक कंपनी होगी, तभी हम मैनेजर रखेंगे, तभी सेलमैन होंगे, तभी कस्टमर होंगे। तो इसी तरह बात आ रही है ऑर्डर्स की। ऑर्डर में भी अगर आपके पास कस्टमर होंगे तो वो ऑर्डर देंगे, अगर कस्टमर ही नहीं है तो ऑर्डर कौन देगा। इसी तरह एटम्स की बात आ गई। एटम्स की बात भी जब मैनेजर होगा या सेलमैन होंगे तो सारा एटम्स आपके इसमें ऐड होंगे, सही है। तो ये एक फिक्स बेस्ड डाटा मॉडल है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते अपनी तरफ से। अगर आप चाहें कि एटम सबसे ऊपर कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें कि कस्टमर ऊपर आ जाए और स्टोरी नीचे आ जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये फिक्स बेस्ड डाटा मॉडल है। तो आगे देखें, इसका थोड़ा सा तीन और बयान किए गए हैं। इसमें क्या है, हायरार्चिकल डाटा मॉडल है, नेटवर्क डाटा मॉडल है, रिलेशनल डाटा मॉडल है। तो इसको मज़ीद आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसमें तीन और हमारे जो सेटअप हैं वो क्लियर करने हैं, फिर इसके बाद आई थिंक हमारा लेक्चर कवर हो जाएगा। तो देखें, टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन। ये मैं स्टार्टिंग लेक्चर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि तीन हमारी जो है डेटाबेस डिज़ाइन की टाइप्स होती हैं, कंसेप्चुअल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन। अब इसको मैं आपको पेन पे समझा देता हूँ कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन क्या है, फिर फिजिकल डिज़ाइन क्या है। तो फ्रेंड देखें, कंसेप्चुअल में क्या होता है। कंसेप्चुअल डेटाबेस में आपका एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। कंसेप्ट में क्या होता है, आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपके कंसेप्ट में माइंड में होती हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। ये सारा आपका कंसेप्ट है आपके माइंड का, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बेस्ड डेटाबेस होगी आपकी, ठीक है। ये आपका कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, लेकिन इसके ब्रैक्स जो है आपका लॉजिकल डिज़ाइन इससे आगे आएगा, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका कंसेप्चुअल डिज़ाइन था, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ।
तो ये कंसेप्चुअल था। अब बात आ गई लॉजिकल की। लॉजिकल में क्या है कि आप लॉजिक देते हैं चीज़ों को। लॉजिक मतलब आप कहते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ आए, फिर उसके बाद जो है ये चीज़ होनी चाहिए। यानी लॉजिक यूज कर रहे हैं ना, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। यानी लॉजिक को यूज करते हुए जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो फिर क्या होगा, वो एक लॉजिकल डिज़ाइन हमारा जो है वो बन जाएगा। हमारा कंसेप्चुअल डिज़ाइन जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन है जी। पहला हमारा कंसेप्चुअल डिज़ाइन था, ये हमारा लॉजिकल डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें हमने लॉजिक यूज़ किया है कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन होंगी कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे होनी चाहिए थी। ये सारा जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन में आ जाएगा, आपका लॉजिक बन जाएगा। ये लॉजिकल डिज़ाइन है। अब तीसरा हमारा जो है लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है फिजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन मतलब फिजिकल चीज़ जो है वो व्यू हुजम रखती है, यानी कि अपना एक उसकी आप लोगों को नज़र आना, जो उनके फिजिकल होना, ठीक है। उसके एग्जांपल आपका ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये जब आप बनाएंगे और लोगों को नज़र आने लग जाएंगी तो वो क्या होगी, फिजिकल व्यू होगा। जैसा कि यूनिवर्सिटी ने पहले कंसेप्चुअल माइंड बनाया कि डाटा एलएमएस होना चाहिए, उसमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उसको व्यू दे दिया कि इस तरह से एलएमएस बनाएंगे, उसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन रखेंगे। ये हमारा लॉजिकल डिजाइन हो गया यूनिवर्सिटी का। अब क्या है, एक एलएमएस यूज करने को मिल गया स्टूडेंट को, स्टूडेंट आते हैं और एलएमएस को ओपन करते हैं, यूज करते हैं। ये फिजिकल व्यू हो गया। ये क्या हमारा हुआ, फिजिकल डाटा हो गया। इसी तरह फिजिकल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एक बंदा नक्शा बनाता है घर के लिए, तो उसका पहले जहन में नक्शा आता है कि इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके वो एक कंसेप्चुअल माइंड था, फिर उसने उसको लॉजिक दे दिया कि यहाँ पे मेरे ये मकान होने चाहिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो ये लॉजिकल डिजाइन हो गया। उसके बाद उसने घर बना लिया, ठीक है। घर बना लिया, लोग आप उसके घर को देख सकते हैं, यानी कि वो एक फिजिकल व्यू बन गया उसके घर का, सभी को नजर आ रहा है, यानी कि। तो वो क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेप होता है हमारी डेटाबेस डिजाइनिंग का। जब हमारी डेटाबेस सभी को नजर आने लग जाए, फिजिकल एक व्यू बन जाए उसका, तो वो क्या हो गया, वो हमारा फिजिकल हो गया। तो फिजिकल कैसे बनता है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने लॉजिकल डाटा को, फिर हमारा फिजिकल बनता है। और जब हम अपने कंसेप्चुअल डाटा को फिजिकल में लॉजिकल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर लॉजिकल डाटा स्पेस डिजाइन बनता है। ये तीनों आपस में ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअल आएगा, फिर लॉजिकल आएगा, और फिर हमारा लास्ट में आएगा फिजिकल डिजाइन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि फिजिकल, लॉजिकल और इसमें कंसेप्चुअल में क्या फ़र्क होता है। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।